हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ अकाउंट असिस्टेंट का मैथ पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि 10 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और उन्हीं में से एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। सो जिन बच्चों ने अभी मैथ पोर्शन स्टार्ट करना है वो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर। और जो मैथ पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं, क्लियर, वो भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊँगा, क्लियर, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती हैं। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरी हर एक वीडियो को देखना है एंड एट द एंड जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आपने ट्राई करना है, उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है ताकि मुझे पता चले कि आप एक्टिव हो पढ़ने में। क्लियर। मैं हर एक चैप्टर को आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। जहां तक मुझे लगता है कि जिस लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां तक मैं कवर करूंगा उस टॉपिक को। क्लियर। एंड 10 टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स इजी हैं, क्लियर, बट कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टफ हैं, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आप किसी भी 11th एंड 12th के बच्चे को पूछोगे कि कौन सा टॉपिक 11th और 12th में मैथ्स का टफ है, तो वो रिलेशन एंड फंक्शन ज़रूर बोलेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी टफ टॉपिक है, तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, क्लियर, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। वैक्टर्स बहुत टफ माना जाता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत टफ मानी जाती है, क्लियर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टफ तो नहीं है, वो सब लॉजिकल के बेस पे, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो टफ हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी कि आपको मैं इजी तरीके से समझा पाऊँ और आपको इस तरह से पढ़ा पाऊँ कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाएँ और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपके आउट ऑफ 10 ही आएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है जितनी आप मेहनत करेंगे। अगर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स आपके 10 आउट ऑफ 10 पक्का ज़रूर आएंगे, और अगर आपकी मेहनत में थोड़ी सी भी कमी है तो उसका जो मतलब नतीजा होगा आप खुद देख सकते हैं फिर। क्लियर। सो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। और मैं ऐसा नहीं है कि आते आते ही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करवा दूंगा। पहले यार बेसिक पता तो होना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले इस टॉपिक में जो दो वर्ड यूज हुए हैं, वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्लियर। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ये एक तरह की इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, क्लियर। सो एक टॉपिक को मैं 3 से 4 वीडियो में ख़त्म करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ होता है बताने के लिए, और कुछ टॉपिक्स जो हैं जिनमें 6 to 7 वीडियोस लग सकती हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में। देखो, मैथमेटिक्स आपको पता है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, क्लियर। तो बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट होने की वजह से हमने क्या किया हुआ है, मैथमेटिक्स को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम हर एक इंडिविजुअल पार्ट को पढ़ सकें, क्लियर, और हमें मैथमेटिक्स अच्छे से समझ आए, क्लियर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैथमेटिक्स, क्लियर, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो हमें पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम हर एक पार्ट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे और हमें मैथमेटिक्स की जानकारी हो जाएगी। तो आपने अरिथमेटिक नाम सुना होगा, अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक मैथमेटिक्स होता है, मतलब मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। आपने अलजेब्रा सुना होगा, अलजेब्रा भी एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। आपने ट्रिग्नोमेट्री सुना होगा, क्लियर, आपने ट्रिग्नोमेट्री सुना होगा। आपने मेंसुरेशन सुना होगा, आपने ज्योमेट्री सुना होगा, क्लियर, आपने ज्योमेट्री सुना होगा। ये सब मैथमेटिक्स के पार्ट्स हैं, ये सब मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। हम हर एक इंडिविजुअल पार्ट को पढ़ते हैं और हमें मैथमेटिक्स की जानकारी हो जाती है। ये जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, ये आता है अलजेब्रा वाले पार्ट में। अच्छा, अब किसी को अगर ये नहीं पता है कि अरिथमेटिक पार्ट में हम कौन सा मतलब क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अरिथमेटिक जो मैथमेटिक्स का पार्ट जो होता है, इसमें हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, नंबर्स के साथ डील करते हैं इस टॉपिक में हम, इस पार्ट में हम। जैसे कि आपने रैशनल नंबर टॉपिक सुना होगा, आपने फ्रैक्शन सुना होगा, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन सुना होगा। ये जितने भी चैप्टर्स जो नंबर के साथ डील करते हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में आते हैं, क्लियर। इतनी बात आई होप क्लियर हुई होगी आपको। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल चैप्टर है, ये आता है अलजेब्रा के अंडर, ये आता है अलजेब्रा के अंडर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, क्लियर। तो ये तो जस्ट आपको बताने के लिए था कि मैथमेटिक्स हम पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं
कि पूरे के पूरे अलजेब्रा में, सबसे पहली बात तो कोई पूछे कि अलजेब्रा क्या है, तो अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। और पूरे के पूरे अलजेब्रा में आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ दो चीज़ें, पूरे अलजेब्रा में दो ही चीज़ें मिलेंगी। और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक है कॉन्स्टेंट्स, एक है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल्स। क्लियर? मैंने क्या बोला कि जो अलजेब्रा है ये एक मैथमेटिक्स का पार्ट है और पूरे के पूरे अलजेब्रा में आपको सिर्फ दो ही चीजें देखने को मिलती हैं और वो दो चीजें क्या हैं? दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कांस्टेंट क्या चीज़ है और वेरिएबल क्या चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि आपको कांस्टेंट बताने की ज़रूरत है कि कांस्टेंट क्या चीज़ है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2, जैसे 4। क्लियर? ये सारे क्या हैं? ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। जैसे पाई 22/7, इनकी वैल्यू फिक्स है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। बट बड़े सारे बच्चों को वेरिएबल समझने में प्रॉब्लम आती है, बड़े सारे बच्चों को वेरिएबल्स समझने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताता हूं कि वेरिएबल्स क्या है बेसिकली। इसको मैं आपको बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर? उससे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं कि जो वेरिएबल्स हैं, क्लियर, वेरिएबल्स हैं, इनको डिनोट किया जाता है अल्फाबेट्स के साथ, डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स। जैसे ABCDEFGH, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, इनको मतलब वेरिएबल्स को डिनोट किया जाता है अल्फाबेट्स के साथ। और जब भी आपने कभी कोई अलजेब्रा का चैप्टर खोला होगा या कोई अलजेब्रा की बुक खोली होगी तो आपने हमेशा X, Y, Z इस तरह का देखा होगा। क्लियर? तो ये है क्या? X, Y, Z, ये वेरिएबल्स है। क्लियर? ये वेरिएबल्स के सिंबल हैं, हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं अल्फाबेट्स के साथ। तो वैसे तो आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, A कर सकते हैं, B कर सकते हैं, C कर सकते हैं, D कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट मेनली जो अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं, क्लियर, वो है XYZ, वो है XYZ। क्लियर? अब समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या चीज है। क्लियर? अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि होता है C = 2πr। Here C stands for circumference, R stands for radius। क्लियर? देखिए अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? तो सर्कमफ्रेंस होता है जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। क्लियर? जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ होती है उसको सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। क्लियर? जैसे मान लो कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है और यहां से एक लड़का मतलब भाग रहा है, सपोज करो A से उसने भागना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड दोबारा वो A पे पहुंच गया। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, जो उसने कवर किया होगा, जो पाथ उसने कवर किया होगा, उसकी लेंथ को बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। क्लियर? उसकी लेंथ को बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस सर्कल की इस सर्कमफ्रेंस ऑफ फार्मूला की बात करूं, क्लियर, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये फार्मूला सिर्फ एक ही सर्कल के लिए एप्लीकेबल है? मतलब मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। क्लियर? जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए क्या ये फार्मूला सिर्फ एक ही सर्कल के लिए एप्लीकेबल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये हर एक सर्कल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, चाहे सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, चाहे 3 सेंटीमीटर हो, चाहे 100 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो यहां मैं आपको बता दूं कि क्या यहां पे रेडियस की फिक्स वैल्यू है? क्या रेडियस की यहां पे फिक्स वैल्यू है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे रेडियस 1 सेंटीमीटर भी पुट किया जा सकता है, 2 सेंटीमीटर भी पुट किया जा सकता है, 3 भी किया जा सकता है, 4 भी किया जा सकता है, 5 भी किया जा सकता है, एंड सो ऑन। मतलब आप किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके रेडियस। अगर किसी का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, अगर किसी का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो सर्कमफ्रेंस आएगा 2π। अगर किसी का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो आप यहां पे 2 पुट करेंगे, 2 2 = 4, 4π। क्लियर? अगर किसी का सर्कमफ्रेंस मतलब किसी का रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका सर्कमफ्रेंस आएगा 6π। क्लियर? तो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो आपने यहां पे देखा कि जो रेडियस है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो रेडियस है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहां पे जो R है ये वेरिएबल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
रिपीट कर देता हूं एक बार कि पूरे के पूरे अलजेब्रा में दो ही चीजें देखने को मिलती हैं, दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्लियर। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, जैसे कि 2, 4, पाई एटसेट्रा एटसेट्रा। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब वैल्यू चेंज होती रहती है का इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, जो होता है 2 पाई आर के बराबर। तो मैंने आपको कहा कि क्या ये फॉर्मूला, क्लियर, क्या ये फॉर्मूला एक ही सर्कल के लिए एप्लीकेबल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है? तो इसका आंसर होगा नहीं। आप किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, किसी भी सर्कल का, चाहे वो उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, चाहे सर्कल का रेडियस 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, आप उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि रेडियस जो है उसकी वैल्यू यहां पे फिक्स नहीं है। रेडियस 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको कहते हैं वेरिएबल। तो यहां पे आर जो है वो वेरिएबल है, यहां पे जो आर है वो वेरिएबल है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं 2 पाई की, तो यहां पे तो ये कांस्टेंट है, यहां पे तो ये कांस्टेंट है, 2 पाई यहां पे कांस्टेंट है क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। क्यों? क्योंकि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कब चेंज होगी? जब आर को आप चेंज करोगे। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 पाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कब पड़ेगा? जब आप आर की वैल्यू चेंज करोगे, है ना। जैसे देखो, आर की वैल्यू मैंने 1 रखी तो सर्कमफ्रेंस आया 2 पाई। आर की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो सर्कमफ्रेंस आया 4 पाई। जब आर की वैल्यू 3 रखी तो सर्कमफ्रेंस आया 6 पाई। तो मतलब चेंज कब आया? सी में चेंज कब आया? सर्कमफ्रेंस में चेंज कब आया? कब आया? जब रेडियस की वैल्यू मैंने चेंज की। क्लियर। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वेरिएबल्स क्या चीज होते हैं। अब वेरिएबल्स भी दो तरह के होते हैं। क्लियर। वेरिएबल्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, और डिपेंडेंट का मेरे वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वो वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड है। अब देखो, इसी एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मुझे एक बात बताइए, आर वी वेरिएबल है और यहां पे सी वी वेरिएबल है। तो मैं आपको बात क्लियर कर दूं, क्योंकि यहां पे सी वी वेरिएबल है और आर वी वेरिएबल है, तो इन्हीं में से एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अब देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसको हम खुद से वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि इस केस में हमने दिया रेडियस अपनी मर्जी से, हम 1 सेंटीमीटर भी हमने लिया, 2 सेंटीमीटर भी लिया, 3 सेंटीमीटर भी लिया, 4 सेंटीमीटर भी लिया। तो हमने अपनी मर्जी से वेरिएबल को वैल्यू दी। ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि इस केस में, तो ऐसे वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो आर यहां पे कैसा वेरिएबल है? वेरिएबल तो है, बट कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बट यहां पे देखो, ये जो सी है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो सी है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये सी डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि सी की वैल्यू तब तक नहीं निकल सकती जब तक आर को आप वैल्यू नहीं दोगे। मतलब सी अपनी वैल्यू के लिए आर पे डिपेंड है, दैट्स वाई सी इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। देखो, जब मैंने आर को वैल्यू दी 1, तो यहां पे सी की वैल्यू 2 पाई आई। जब मैंने आर को वैल्यू दी 2, तो सी की वैल्यू 4 पाई आई। जब मैंने आर को वैल्यू दी 3, तो सी की वैल्यू 6 पाई आई। क्लियर। तो देखो, सी की वैल्यू तब आ रही है जब आप आर को वैल्यू दे रहे हो, और जब आप आर को वैल्यू नहीं दोगे तो क्या सी की वैल्यू आएगी? तो नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आर यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सी यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप कुछ बच्चों के सोच रहे होंगे कि सी कैसे वेरिएबल है? तो भाई देखो, सी की वैल्यू भी तो चेंज होती जा रही है। क्या सी की वैल्यू फिक्स है? जब हमने रेडियस 1 रखा तो सी की वैल्यू 2 पाई आई। जब हमने रेडियस 2 रखा तो सी की वैल्यू 4 पाई आई। जब हमने रेडियस को 3 रखा तो सी की वैल्यू 6 पाई आई। तो क्या यहाँ पे वेरिएबल, मतलब जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताई है वेरिएबल की, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो क्या यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज हो रही है? यस, हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे सी भी क्या है? वेरिएबल है। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स का। तो अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में पता हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस चैप्टर को समझने में। कुछ बच्चों को वेरिएबल्स के, मतलब काफ़ी बच्चे हैं, मैं काफ़ी बच्चों को जानता हूं जिनको वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता।
बड़े सारे बच्चों को नहीं पता। तो भाई जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ो ना, उसके बारे में पहले यार जान तो लो कि उस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। क्लियर? ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हो और किसी को भी समझा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को समझाते हो ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाती है। तो खुद पढ़ने से अच्छा है, क्लियर, मतलब जब आप रिवीजन करो तो खुद पढ़ने से अच्छा है कि आप दूसरों को समझाओ। दूसरों को समझाने से एक तो उसका भला हो जाएगा और एक आपका भला हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। सो वेरिएबल्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। क्लियर? लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? तो लीनियर इक्वेशन समझने से पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन का क्या मतलब है। क्लियर? तो सुनिए ध्यान से। देखो, आपको पता है कि जब आप किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी कांस्टेंट आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, और जब मैंने 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12। क्लियर? तो यहां पे देखिए 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो भी एक कांस्टेंट है। तो ये सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी कांस्टेंट ही आता है। अब बात करते हैं कि जब आप किसी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। जब आप किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी हम किसी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम टर्म बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। तो टर्म, व्हाट इज टर्म? टर्म क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक 3 कांस्टेंट ले लिया, 3 यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया और x यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, तो यहाँ पे अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूंगा तो वो आएगा 3x। तो यहाँ पे 3x क्या कहलाएगा? यहाँ पे 3x जो है वो टर्म कहलाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो जब कभी भी आपको यहाँ पे 4x, 9x स्क्वायर, 3xy इस तरह का कुछ दिख जाए तो समझ लेना ये क्या है? ये टर्म्स हैं। ये क्या है? टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि टर्म्स क्या होती हैं? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और जरूरी नहीं है कि आपको एक ही वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, जितने मर्जी चाहे आप वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 2 वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, 4 वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, 16 के साथ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितने मर्जी के साथ कीजिए, बट उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। उनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? टर्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी हम टर्म्स को ऑपरेटर के साथ जोड़ देते हैं, अब यहां पे ऑपरेटर वर्ड यूज किया मैंने, तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेटर क्या होते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्लियर? ये सारे ऑपरेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एडिशन का ऑपरेशन करता है, ये सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीजन का। तो यहां पे ये ऑपरेटर्स हैं, यहां पे ये ऑपरेटर्स हैं। तो जब कभी भी मैं बड़ी सारी टर्म्स को ऑपरेटर के साथ जोड़ दूं तो वो एक एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने एक टर्म ले ली 4x, दूसरी ले ली 4xy। क्लियर? जैसे मान ली मैंने एक ले लिया 4x स्क्वायर, एक ले लिया 8xy और एक ले लिया 2y स्क्वायर। तो क्या यहां पे टर्म्स को मैंने ऑपरेटर के साथ जोड़ा है? यस, जोड़ा है। क्यों? क्योंकि 4x स्क्वायर एक टर्म है, 8xy एक टर्म है, 2y स्क्वायर एक टर्म है, और यहां पे मैंने किसके साथ जोड़ दिया? इनको प्लस के साथ जोड़ दिया, ऑपरेटर के साथ जोड़ दिया। तो जब कभी भी मैं बड़ी सारी टर्म्स को ऑपरेटर के साथ जोड़ता हूं उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ऑपरेटर, अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि क्या सिर्फ हम प्लस ऑपरेटर के साथ ही जोड़ सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है। प्लस के साथ जोड़ना है प्लस के साथ जोड़िए, माइनस के साथ जोड़ना है माइनस के साथ जोड़िए। यहाँ पे कितने ऑपरेटर, अगर आपको कोई पूछे तो 2 ऑपरेटर है यहाँ पे। क्यों? जैसे एक तो हो गया प्लस और दूसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन का है, तो मैंने आपको बताया कि जो टर्म बनती है वो मल्टीप्लिकेशन से तो बनती है। जब आप किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो टर्म बनती है। तो यहाँ पे जो 2y स्क्वायर बना है वो किससे बना है? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल से बना है कि नहीं बना है? तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो भी एक ऑपरेटर है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेटर्स हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, दोबारा से बता देता हूं कि जब कभी भी हम बड़ी सारी टर्म्स को ऑपरेटर के साथ जोड़ते हैं, क्लियर, ऑपरेटर के साथ जोड़ते हैं, तब हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बेसिकली मैं आपका बेस बना रहा हूं ताकि आपको जब कभी भी आगे कुछ आए, क्लियर, जैसे जैसे मैं चैप्टर को आगे बढ़ाऊं तो आपको प्रॉब्लम ना आए इन टर्म्स को रिलेटेड। ठीक है? इन टर्म्स से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेस तैयार कर रहा हूं। अब सुनिए, आपने पॉलिनोमियल का नाम सुना होगा, तो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर? पॉलिनोमियल को जरूरत नहीं है यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिटेल में डिस्कस करने की, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे।
किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो याद रखना कि क्या अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलना है तो आपको कुछ जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो ये वाला टॉपिक तो यहीं पे क्लोज हो गया। क्लियर? अब हमें पढ़ना है बेसिकली कि इक्वेशन है क्या चीज़ है। ध्यान से सुना। देखो 6 या 5th स्टैंडर्ड में आपने इक्वेशंस सॉल्व करना सीखी होंगी। जैसे आपने इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना सीखी होगी। आपने 4x - 8 = 0। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं मैं कि इक्वेशन मतलब वो जिसमें इक्वल टू का साइन हो। सिंपल सी बात। क्लियर? क्लियर? तो जब कभी भी आप किसी पॉलिनोमियल को, अब इक्वेशन होती क्या है ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी आप किसी पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहता, वो बन जाता है इक्वेशन। मान लो कि यहां से मैं इक्वल टू 0 का साइन हटा दूं तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है। ये मुझे पता है कि ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है ही है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ये पॉलिनोमियल भी है। क्लियर? तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो जब कभी भी मैं किसी पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? वो इक्वेशन बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? वो इक्वेशन बन जाएगी। तो अब सिंपल सी बात है, जब कभी भी आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए समझ लेना वो इक्वेशन है। क्लियर? अब मैं अगर आपको पूछूं कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, कितने वेरिएबल्स हैं इधर कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल। और कौन सा वेरिएबल है? x। क्यों? x ही वेरिएबल है ना यहां पे। अगर देखो, ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है, देखना कि 4x - 8 क्या किसी भी कांस्टेंट को हम टर्म बोल सकते हैं? क्या किसी भी कांस्टेंट को हम टर्म बोल सकते हैं? तो मैं आपका इसका जो आंसर है वो दे देता हूं अभी फिलहाल। देखो, मान लो कि मैंने 8 कांस्टेंट ले लिया। अब क्वेश्चन है कि क्या इसको मैं टर्म बोल सकता हूं? तो देखो, टर्म की क्या कंडीशन है? टर्म की कंडीशन होती है कि किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करो तब टर्म बनती है। तो ये तो सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब यहां पे इसको अगर मुझे टर्म बोलना है तो इसके साथ कोई वेरिएबल तो होना चाहिए। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कांस्टेंट ही रहे? तो ऐसा हो सकता है अगर मैं इसको x⁻0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों? क्योंकि एनीथिंग ⁻0 = 1 होता है। तो 8 ये तो बन गई टर्म, बट इसकी वैल्यू जो है वो 8 ही रही। ये तो बन गई टर्म, बट इसकी जो वैल्यू है वो 8 ही रही। तो मैं क्या, अब ये तो बन गई है टर्म, तो क्या मैं 8 को अब टर्म बोल सकता हूं? यस, बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 8 को टर्म बना दिया। कैसे बना दिया? x⁻0 के साथ मल्टीप्लाई करके। x⁻0 के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई और टर्म की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, इसलिए हम किसी भी कांस्टेंट को टर्म बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखो, जैसे x² + 3x + 4 = 0। अब इसको देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या ये इक्वेशन है, तो यहां पे आप इक्वल टू का साइन देख रहे होंगे। यस, ये इक्वेशन है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो जब बच्चा अलजेब्रा नया सीखता है ना तो वो आंसर देता है 3। वो आंसर देता है 3। वो क्या करता है कि x² को भी काउंट कर लेता है और x को भी काउंट कर लेता है। बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वो है x। क्लियर? ये एक ही वेरिएबल है और वो है x। तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, ये भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इक्वेशन तो ये है ही है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा है। ये भी इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा है। बट इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बट हमें इक्वेशन इन वन वेरिएबल थोड़ा ना पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन विद टू वेरिएबल्स। अब देखो, इक्वेशन तो मुझे समझ आ गया और आपको भी आई होप क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन क्या चीज है। अब यहाँ पे लीनियर वर्ड यूज हुआ है। लीनियर का क्या मतलब है? देखो, ध्यान से सुनिएगा। इस इक्वेशन को अगर आप देखो, इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो, तो यहां पे वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो देखो, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उसको बोला जाता है डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में, आपकी मर्जी है, किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो, वेरिएबल एक ही है और इसकी पावर है 1,
तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 1, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री है 1। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इस वाली इक्वेशन की। देखो इस इक्वेशन में वेरिएबल देखो x है, ये भी x है, बट एक ही वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे तो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री है 2। तो ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। डिग्री कैसे देखेंगे, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जिस भी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर बोलेंगे। अगर वो इक्वेशन हुई तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, अगर वो पॉलिनोमियल हुआ तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर। सिमिलरली जैसे ये है, ये इक्वेशन है तो इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 2 है। क्लियर। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बट अगर ये पॉलिनोमियल होता, अब आप बोलोगे कि पॉलिनोमियल मतलब 0 को हटा दो, ठीक है, ये इक्वल टू 0 को हटा दो, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। बट हमें पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स। अब यहां पे देखो ये लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 1 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 1 वेरिएबल है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये भी 1 वेरिएबल में है। बट हमें पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो। अब वो कैसे आएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये देखो 4x + 6y = 3। क्लियर। क्या इक्वेशन है? यस, ये इक्वेशन है। क्लियर, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आपको दिख गया। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, अगर आपको मैं पूछूं यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल हैं 2। कौन कौन से? एक है x और यहाँ पे एक है y। एक है x और एक है y, तो ये 2 वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं। कितने हैं? 2। कौन कौन से? x और y। ठीक है, 2 वेरिएबल तो आ गए इस इक्वेशन में। अब देखना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर कैसे देखते हैं, डिग्री देखो भाई, इनकी डिग्री देखो, इनकी पावर देखो, हाईएस्ट पावर देखो 1 1 1 1 है, तो ये कैसी इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। क्लियर। अब आपको समझ आया होगा कि लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है। लीनियर मतलब इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर किसकी, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल्स की। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो इनकी हाईएस्ट पावर आप देखो 1 है, इसका मतलब जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट आप क्या देखते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है। तो सामने दिख रहा है यार, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, तो ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है। और इस चैप्टर में हमें इन इक्वेशंस के साथ डील करना है। क्लियर। कैसी इक्वेशंस के साथ, इन इक्वेशंस के साथ, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स के साथ। क्लियर। अब आपने कुछ 1-2 टर्म है और बता देता हूं। क्लियर। और इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही रहेगा, फिर हम कल नेक्स्ट वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक्स की। क्लियर। ये तो जस्ट था इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ आए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए जैसे ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे आपको दी है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, आप इसके सोल्यूशन निकालते आ रहे हैं बचपन से, 6-7 स्टैंडर्ड से इसके सोल्यूशन निकालते आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वर्ड मैंने बोला है यहाँ पे सोल्यूशन, SOLUTION, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज द वर्ड सोल्यूशन मीन, सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल है, मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे एक वेरिएबल है 4x - 8 = 0, ये एक इक्वेशन है और इसमें जो वेरिएबल है वो है x। और आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। तो आपको जब पूछा जाता है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालिए, ठीक है, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि वेरिएबल की वो वैल्यू निकालो जो इस इक्वेशन में पुट करूं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखना, जैसे अगर सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि 4x - 8 = 0, ये एक आपके पास इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन निकालिए। तो सोल्यूशन का मतलब होता है जो वेरिएबल इसमें यूज हुआ है उसकी वो वाली वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन में मैं पुट करूं और आंसर जो है वो लेफ्ट साइड = राइट साइड आ जाए। कहने का मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो आपने सीखा हुआ है, आपको पता है कि आप कांस्टेंट वाली टर्म्स और वेरिएबल वाली टर्म्स को एक एक साइड कर देते हो। तो मैंने यहाँ पे एक एक साइड कर दिया, फिर यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो निकाल दी, x की वैल्यू 2,
ये इसका सोल्यूशन आया, बट कैसे पता आपको कि ये इसका सोल्यूशन है? तो आप इसमें पुट करके देखिए, अगर ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आता है तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन होगा, अगर नहीं आता है तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली आया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? इसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन में मैं पुट करूं और आंसर जो है वो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाए, कहने का मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ये होता है बेसिकली सोल्यूशन का मतलब। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका एक ही सोल्यूशन निकलता है। जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका एक ही सोल्यूशन निकलता है, जैसे कि यहां पे आपने देखा होगा x की वैल्यू सिर्फ 2 ही आई है और कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो मैं इसमें पुट करूं और लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाए। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, आप ढूंढ के देख लो। सिर्फ एक x की वैल्यू है जो है 2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो याद रखना, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका जो सोल्यूशन आता है वो हमेशा एक ही आता है। क्लियर? मतलब एक ही ऐसी x की वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सिमिलरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बट ये तो मैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं। क्लियर? सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री होती है 2। क्लियर? तो उसके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो 2 आते हैं। मतलब सॉल्यूशन मतलब जो x की वैल्यूज आती है वो 2 आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 ऐसी x की वैल्यूज होती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड कर देती हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो हम डील करने वाले हैं जिस इक्वेशन के साथ, दैट इज लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? क्लियर? उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? कैसे होते हैं बड़े बड़े सारे सॉल्यूशंस और कैसे निकाला जाता है इनके सॉल्यूशंस को? तो आपको पता है यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y। आप अपनी मर्जी से एक को इंडिपेंडेंट मान लीजिए और एक को डिपेंडेंट मान लीजिए। आप जिसको आप इंडिपेंडेंट मानेंगे उसको आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे दीजिए। तो जब आप अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू दोगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आएगी। तो जितनी वैल्यू आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दोगे उतनी ही वैल्यूज डिपेंडेंट वेरिएबल की आएंगी। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे मैं एक करके बताता हूं आपको। मान लो कि यहां पे मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया x और x को मैंने 0 पुट कर दिया। अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूं तो यहां पे देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी? y की यहां पे वैल्यू आएगी 1/2। तो एक सॉल्यूशन हो गया 0 और 1/2। मतलब अगर आप 0, ये देखो पहला वाला जो होता है वो उसको x बोलते हैं और ये जो दूसरा वाला ये y है। जब आप इस कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे और y की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली जब आप x को 1 वैल्यू पुट करोगे, x की जब वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4 + 6y = 3। तो 6y हो गया -1, तो y की वैल्यू हो गई -1/6। तो दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया? 1 -1/6। मतलब आप जब 1 और -1/6 x और y की जगह पुट करोगे तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी मर्जी वैल्यू आप x को दो उतनी ही वैल्यूज y की आएंगी। तो इसके कैसे सॉल्यूशन हुए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुए। तो याद रखना, जब मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करता हूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करता हूं तो उसमें जो सॉल्यूशंस आते हैं वो एक ही सॉल्यूशन आता है। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करता हूं तो उसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो 2 आते हैं। मतलब दो ऐसी x की वैल्यू होंगी जो मैं इसमें पुट करूंगा और लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाएगा। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, क्यूबिक मतलब जिसमें डिग्री 3 होगी, उसमें 3 ऐसी x की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी एंड सो ऑन। बट हमें उसके साथ डील नहीं करना, बट ये इंपॉर्टेंट है बताना, मैंने आपको बता दिया। अगर मैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल की बात करूं तो उसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट मान सकते हैं और उसको अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना और यहाँ पे 0 दिया, 1 दिया, मैं 2, 3, 4, -1, -2 कुछ भी दे सकते हो। जितनी आप x की वैल्यूज दोगे उतनी ही आपको y की वैल्यू मिलेंगी। तो आपके जो सॉल्यूशंस आएंगे, क्लियर, वो इनफाइनाइटली मैनी आएंगे। आई होप आपको लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स का मतलब समझ आया होगा। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।